about shares, हाँ. So as far as share is concerned, कौन सा सेक्शन है जो शेयर के बारे में डिस्कस करता है? सेक्शन 2. कौन सा सेक्शन है? 84. अच्छा, हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब मैं आपके साथ शेयर कैपिटल की बात करता हूँ तो शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा को यहाँ पे क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है. दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड. एज फार एज सेक्शन 43 इज कंसर्न, सेक्शन 43 के हिसाब से कितने टाइप्स ऑफ शेयर्स है यहाँ पे? 2, राइट. एक कौन सा है? इक्विटी शेयर. दूसरा कौन सा है? प्रेफरेंस शेयर्स. सो जब हम लोग इक्विटी शेयर्स को थोड़े सा समझने की कोशिश करते हैं तो इक्विटी शेयर्स के बारे में हम लोगों ने क्या देखा है कि इक्विटी शेयर्स बेसिकली कैसा कैपिटल होता है? इक्विटी शेयर बेसिकली परमानेंट कैपिटल होता है, राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट? परमानेंट का मतलब होता है कि जब तक कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं जाती है, जब तक कंपनी का क्लोजर नहीं होता है, आप वो पैसे शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं करते हो. शेयर होल्डर्स आपस में चाहे तो एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, मान के चलो जब टाटा स्टील ने पैसे लिए थे, राइट, शेयर्स इशू करके, तो वो जो शेयर्स जिसने भी परचेज किया है वो अपने लाइफ टाइम में क्या कर सकता है? हंड्रेड्स ऑफ पीपल को ट्रांसफर कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन कंपनी ये शेयर के अगेंस्ट में पैसे आपको कब रिटर्न करेगी? जब बेसिकली आपकी कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ जाएगी. दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड. सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट इक्विटी शेयर, हम लोगों ने ये भी देखा है कि इनको रेसिडियल क्लेमेंट बोला जाता है, बराबर. व्हाट इज रेसिडियल क्लेमेंट? हम लोग मोस्टली इनकम में से सारे एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर देते हैं, सारे बोरोइंग के इंटरेस्ट को पे ऑफ करते हैं, फिर जो भी हमारे पास पैसा बचता है उन पैसों से हम लोग पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, चाहे वो डिविडेंड हो या कुछ भी हो. उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव आल्सो अंडरस्टूड. तीसरा, हम लोगों ने इक्विटी शेयर के जब डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश किया था तो उन्होंने क्या बोला था? इक्विटी शेयर यानी वो शेयर है जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है. तो इक्विटी शेयर को आइडियली समझने के लिए अपने को पहले प्रेफरेंस शेयर समझने की कोशिश करनी पड़ेगी. दिस इज व्हाट वी सॉ लास्ट लेक्चर में. तो जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स के पास गए तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास यहाँ पे क्या क्वालिटीज है? उनके पास दो क्वालिटीज है, राइट. दे आर बीइंग गिवन द प्रेफरेंस. प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी. कौन सी दो चीजों का उनका प्रायोरिटी दिया जाता है? एक तो कैपिटल का रिपेमेंट, दूसरा यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? उनको डिविडेंड देने की बात कर रहे हैं. सो जब कभी आप इक्विटी शेयर को पैसा दोगे, इक्विटी शेयर के पहले पैसे देने से पहले आपको किसको देना पड़ेगा? आपको प्रेफरेंस को देना पड़ेगा. एंड जब कभी आप डिविडेंड देने की बात कर रहे हो तो डिविडेंड इक्विटी शेयर को मिलने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलना चाहिए. दिस इज व्हाट द रूल सेज, दिस इज व्हाट द लॉ सेज. यहाँ तक कोई दिक्कत है अपने को? नहीं. अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना तो इक्विटी शेयर के भी अलग टाइप्स है, प्रेफरेंस शेयर के भी अलग टाइप्स है जो कि आपके सिलेबस के अंदर कवर्ड नहीं है. सो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आई एम एब्सोल्युटली ओके टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड अपन आगे बढ़ते हैं सिलेबस के हिसाब से. चॉइस आपकी है, बताओ क्या करना है. इक्विटी शेयर्स की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, इसके अलग अलग टाइप्स है. देखो, जो एसपी वाले बच्चे हैं उनको ये सारी की सारी चीजें एसपी में कवर्ड हो जाएगी तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मैं चाहे ये चीज पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं. लेकिन दिक्कत आ सकती है मैथ्स वाले बच्चों को. तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमको ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना है तो आई एम एब्सोल्युटली ओके टू गिव यू. बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो आई एम एबल टू स्टॉप हियर एंड मूव अहेड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. क्या करना है आप बता सकते हो मेरे को. शॉर्ट में बता देता हूँ सारे के सारे, ठीक है. चलो, सबसे पहले बेसिकली मैं आपके साथ किसके बारे में बात करता हूँ? प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करता हूँ. मेरी एक बात आप हमेशा याद रखना, जब कभी मैं आपके साथ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करता हूँ ना, हमेशा एक कैटेगरी आपके दिमाग में आनी चाहिए. एंड व्हाट इज दैट कैटेगरी? दैट कैटेगरी इज बेसिकली इट इज अ टेम्पररी कैपिटल. सो टेम्पररी कैपिटल के पीछे का मतलब क्या होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है. मान के चलो ही इज द इन्वेस्टर, ही इज रेडी टू इन्वेस्ट इन माय कंपनी. ये भाई को ना पूरा का पूरा भरोसा है, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, मैं आप में पैसा लगाता हूँ, बिजनेस गया तो भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बिजनेस ऊपर आया तो भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ. दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से. लेकिन मान के चलते यहाँ पे ना बाकी सारे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बैठे हैं, ये लोग क्या बोलते हैं कि सर हम आपको इनिशियल लेवल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. हम लोग क्या करते हैं, शुरू के 5 साल के लिए आपको पैसा देते हैं प्रेफरेंस के कैपिटल में. शुरू के 5 साल में हम लोग आपके परफॉर्मेंस को समझेंगे. आपके परफॉर्मेंस को समझने के बाद, आपके रिटर्न्स को देखने के बाद, आपकी वर्किंग हैबिट्स को देखने के बाद, आपके डिविडेंड के परसेंटेज को देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको हमारा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है. तो ये किस्म का जो शेयर होता है ना, जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर के अंदर, इस टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ पे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है.
क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स यानी ये वो शेयर्स होते हैं जो इनिशियली प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में कंपनी को पैसा देते हैं, थोड़े समय तक कंपनी का वर्किंग देखते हैं, कंपनी का वर्किंग अगर उनको कॉन्फिडेंट लाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं सर, हम तुम्हारे साथ रिस्क लेने के लिए तैयार है, अगर ऐसा एटीट्यूड बन जाता है तो ऑटोमेटिकली मैं क्या करूंगा, इनके प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करके इनको इक्विटी शेयर्स दे दूंगा। और रही बात अगर ये मेरे से कंफर्टेबल नहीं है तो मैं उनके टाइम पीरियड खत्म होने के बाद उनको उनका पैसा वापस देके फ्री अप कर दूंगा। सो जो शेयर कन्वर्ट होते हैं इक्विटी के अंदर उसको बोला जाता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और जो शेयर इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होता है उसको बोला जाता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात है क्या इसमें? इसके अलावा अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करूँ ना, एक वो होता है जिसको बोला जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। मैं मेरी बात ध्यान से समझना, थोड़ा सा खाली मैं लॉजिक यहाँ पे आपको लॉजिकली आगे लेके जाना चाहता हूँ। मान के चलो मेरे पास ना कंपनी का जो इनकम है वो 100 रुपीज़ का है, ठीक है। 100 रुपीज़ के इनकम में से मेरी कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो 60 रुपीज़ का है, कितना बचता है बाकी मेरे पास? 40, ठीक है। अच्छा, ये 40 को मैं बोलता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से मान के चलो मैं 30% टैक्स पे करता हूँ, ठीक है। कितना होगा टैक्स? 30%। मैं सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ, मैं आपको एकदम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, सीधी सीधी बात करते हैं। मान के चलो 10 रुपीज़ मैंने टैक्स पे कर दिया है, सिंपल कैलकुलेशन रखते हैं अपन, ठीक है। सो 10 रुपीज़ टैक्स पे करने के बाद मेरे पास अभी कितना पैसा बचा है? 30 रुपीज़ बचा है। सो आइडियली ये पैसा किसको होना चाहिए? ये पैसा मिलना चाहिए प्रेफरेंस शेयर को, और प्रेफरेंस शेयर को मिलने के बाद ये पैसा मिलना चाहिए इक्विटी को। समझना मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या किया, इसमें से ना 10 रुपीज़ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया। 10 रुपीज़ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद मेरे पास कितना बचा है? 20 बचा है। ये 20 रुपीज़ में मैंने 10 रुपीज़ क्या कर दिया, इक्विटी शेयर वाले को डिविडेंड दे दिया। अब मेरे पास कितना बचता है? लास्ट के 10 रुपीज़ बचते हैं। तो अगर आखिरी के 10 रुपए में भी आप मुंह मारने आ जाते हो, इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स यानी वो शेयर्स होते हैं जिनको अपने हिस्से का डिविडेंड तो ऑलरेडी मिल चुका होता है, लेकिन उसके अलावा दे आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग व्हाट इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेइंग टू इक्विटी शेयर्स। इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। आमतौर पे कंपनी कभी भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करती है। मोस्टली कंपनी अगर स्पेसिफिकली टर्म्स के अंदर लिखती है कि हम आपको पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, तब तक ऐसा अज्यूम किया जाएगा, तब तक ऐसा माना जाएगा कि आपके जो शेयर्स है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है? आपके हिस्से का जैसे ही हमने आपको प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, आप चुपचाप से साइड में बैठे रहेंगे, बाकी के पैसे से हम क्या कर रहे हैं आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग मेरी बात? है ना? सो व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर? कन्वर्टेबल। सेकंड क्या है? नॉन कन्वर्टेबल। फर्स्ट क्या है? कन्वर्टेबल। सेकंड क्या है? नॉन कन्वर्टेबल। थर्ड क्या है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। वो शेयर्स है जो आपके एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में भी क्या करते हैं? पार्टिसिपेट्स करते हैं, इवन आफ्टर पेइंग ऑफ टैक्सेस, आफ्टर पेइंग ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, आफ्टर पेइंग ऑफ इक्विटी डिविडेंड। अगर कुछ थोड़ा सा बचा कुचा पैसा है तो उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करने का पूरा हक जताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके साथ बात करता हूँ। हमारे घर पे कोई गेस्ट आया है, हमारे घर पे जो गेस्ट आया है वो गेस्ट के लिए ना हम लोगों ने 10 रसगुल्ले मंगाए हैं, 10 गुलाब जामुन मंगाए, ठीक है। और इस 10 गुलाब जामुन के अंदर ना 4 गेस्ट के लिए है, 4 मेरी फैमिलीज के लिए है। कितने हुए? 8। अब बाकी के जो 2 है ना वो बफर पीरियड के लिए रखा है कि 4 गेस्ट के साथ अगर इधर उधर का कोई बच्चा आ जाता है तो उसको भी खिला के मोकड़ा करेंगे, या किसी ने बोला कि हमको एक्स्ट्रा चाहिए तो उसको दे देंगे। दिस इज बेसिक एग्जाम्पल। मैंने गेस्ट आने से पहले ही 2 निगल लिए, बाकी कितना बचा? 8। अब मान के चलो 4 मेरे फैमिली में से बैठे हैं, लेकिन मेरे हिस्से का मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। उनके फैमिली में से गेस्ट की तरफ से 4 लोग की जगह पे 5 लोग आ गए, ठीक है। 5 उन्होंने खा लिया। अच्छा, 5 में से एक बंदा बोलता है सर आई एम डायबिटिक पेशेंट, मैं नहीं खा सकता हूँ। तो 5 लोग आए थे, उसमें से 4 लोगों ने खाया, 2 मैंने खाया, 6, 3 मेरे फैमिली ने खाया, 9, बाकी 1 बचा है। अब वो फ्रिज में जाने से पहले मेरी नजर उस पे है, आई ने थप्पड़ मार के बोला चल इसको निकल ले फटाफट खत्म कर, नजर मत मार नहीं तो सुबह तक बचेगा भी नहीं। सो कहना से मेरे हिस्से का मैंने ऑलरेडी खा लिया है, यस। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लालच रख के वो एक्स्ट्रा खाना चाहा क्या? यस। उस एक्स्ट्रा खाने की अगर आपके अंदर लालच है तो कांग्रेचुलेशंस, आप एक पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। समझ में आने का अपन क्या बात कर रहे हैं? इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ शेयर में आपके साथ बात करता हूँ ना, उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है? इसको यहाँ पे बोला जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडीमेबल? रिडीमेबल। एसपी का बच्चा बैठा है क्या कोई इधर? मैडम बताओ तो। हाँ हाँ बताओ तो कौन
समझना, रीटेबल का यहाँ पे मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, प्रेफरेंस शेयर का बेसिक मीनिंग ये है कि आप एक टेम्पररी कैपिटल हो, और टेम्पररी कैपिटल होने के नाते हमको आज नहीं तो कल आपको आपका पैसा वापस करना है, राइट। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन इसको क्लासिफिकेशन की कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी वो शेयर जिसको एक टाइम पीरियड खत्म होने जाने के बाद क्या करते हैं, रिडीम कर देते हैं, रीपे कर देते हैं। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये होता है जिसको हम कभी भी रीपे नहीं करते हैं। तो आप मेरे को बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक टेम्पररी शेयर होल्डर है या परमानेंट शेयर होल्डर है? टेम्पररी है। तो क्या एक कंपनी कभी भी नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी लॉ ये चीज को मना ही करता है। सीधा सीधा बोलता है कि दिस इज प्रोहिबिटेड, आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। डन। और कौन सा है बताओ तो एसपी के बच्चों, देखो तो क्या क्या पढ़े आप लोग ने। फर्स्ट इज कन्वर्टेबल, सेकंड इज नॉन कन्वर्टेबल, थर्ड इज पार्टिसिपेटिंग, फोर्थ इज नॉन पार्टिसिपेटिंग, फिफ्थ इज रिडीमेबल, सिक्स्थ इज नॉन रिडीमेबल, व्हाट इज सेवेंथ? क्यूमुलेटिव। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैथ्स वाले बच्चों को क्यूमुलेटिव का मतलब बहुत अच्छे से पता होगा, मेरी बात ध्यान से समझना। अब मान के चलते हैं, अभी ना सीधी सीधी बात करता हूँ, अभी अपन किस में है, लेट अस से कि अभी अपन 2025 में है, ठीक है। अच्छा, मैंने ना आप लोगों से इन्वेस्टमेंट लेके रखा है 10 साल के लिए, ठीक है। सो 2025 एक है, 2026 एक है, 2027 एक है और 2028 एक है। मैं सिर्फ 5 साल की बात करता हूँ फिलहाल आपके साथ, ठीक है। 2029 एक है, समझना। मान के चलते हैं मैंने ना 1000 रुपीज के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है, और इसके ऊपर मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको क्या करूंगा, 10% डिविडेंड के फॉर्म में पैसा देते रहूंगा, ठीक है। सो 10% अगर मैं आपके साथ डिविडेंड देने की बात कर रहा हूँ, मतलब हर साल डिविडेंड कितना बनता है 1000 के ऊपर 10% इज इक्वल्स टू हाउ मच 100। सो आइडियली देखा जाए तो 2025 में कितना मिलना चाहिए 100, 2026 में कितना मिलना चाहिए 100, 27 में 100, एंड दिस विल कंटिन्यू जितना भी आपका टेन्योर है। लेकिन बहुत सी बार क्या हो जाता है ना, मैं ये डिविडेंड तो आपको सिर्फ तब दे पाऊंगा ना जब मेरे पास प्रॉफिट है। अगर मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है तो मैं आपको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के फॉर्म में कैसे दे सकता हूं? दिस इज द बिग प्रॉब्लम व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब भी हम प्रॉमिस करते हैं ना, उसको सेफेस्ट कैपिटल भी बोलते हैं। अपन ने कल बात किया था जब मैं आपके साथ शेयर कैपिटल के बारे में बात कर रहा था। सो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है कि जिस भी साल में कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है, उसके हिस्से का जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट होता जाता है। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता जाता है, ऐड ऑन होता जाता है। एग्जांपल, फर्स्ट ईयर में कंपनी लॉस में थी तो कंपनी ने कोई पैसा नहीं दिया, तो ये साल का जो 10 है ना, वो नेक्स्ट ईयर में जाके क्या हो जाएगा, ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर में आइडियली कितना पैसा मिलना चाहिए इसको, 200 रुपीज मिलना चाहिए। मान के चलो सेकेंड ईयर में भी लॉस है तो 200 ये क्या हो जाएगा, फिर से नेक्स्ट ईयर में जाके ऐड ऑन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर मेरे को कितना मिलना चाहिए 300। अगर थर्ड ईयर में भी लॉस है तो ये 300 फिर नेक्स्ट ईयर में ऐड ऑन हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जो आपके हिस्से के डिविडेंड को एक्यूमुलेट करता है, जोड़ता जाता है, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सर जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है, जो एक्यूमुलेट नहीं होता है, जो ऐड ऑन नहीं होता है, जो साल खत्म बात खत्म। आपने सुना होगा रात गई बात गई, कल क्या डिस्कस किया था उसके बारे में अपन कोई चर्चा नहीं करेंगे, जो हो गया सो हो गया। अभी अपन कल के बारे में सोचेंगे। समझ में आएगा अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? यस। सो टोटल कितने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है, कितने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल है, 2। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फर्स्ट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऐसे कहां पे लिखा है, सेक्शन 43। कहां पे लिखा है, सेक्शन 43। इक्विटी का मतलब क्या, वो शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस नहीं है। प्रेफरेंस का मतलब क्या, जिसके पास प्रायोरिटी है। कितने में प्रायोरिटी है, 2 चीजों में, 1 रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, सेकंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अच्छा, प्रायोरिटी किसके कंपैरिजन में है, इक्विटी शेयर होल्डर के कंपैरिजन में है। क्या हम हमको डिबेंचर से ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते क्या, नहीं। डिबेंचर डेट है, डेट मतलब लोन होता है, लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अपने डिबेंचर होल्डर को देना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है अपने को, ठीक है। सर ये तो आपने हमको 8 टाइप्स ऑफ क्या बताया है, प्रेफरेंस शेयर्स बताया। क्या इक्विटी के भी टाइप है? यस। इक्विटी के 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल वोटिंग राइट वाले, एक होते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले। नाम सुन के क्या लग रहा है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल अलग। एग्जांपल बता सकते हो क्या कुछ आपके हिसाब से, डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब क्या हो सकता है, एनी आइडिया? आप लोगों ने शार्क टैंक देखते हो कभी कभी, तो आपने आया होगा
आपके रील्स वगैरह स्क्रॉल करते टाइम शार्क टैंक के अंदर ये लोग क्या करते हैं ना, आपसे बोलते हैं कि हम लोग जितना अभी जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपके साथ बात करता हूँ, मान के चलो मैं एक स्टार्टअप ओनर हूँ, राइट, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे को अगर आगे जाके बिजनेस करना है तो सीधी सीधी बात है मेरे को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होंगे, क्योंकि स्टार्टअप को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब तक वो लोगों से पैसा नहीं उठाता है उसके पास कैपिटल नहीं है, एंड जब तक उनके पास कैपिटल नहीं है दे आर नॉट एबल टू प्रोसीड विद द ऑब्जेक्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। मान के चलो मैंने मेरे हिस्से का जितना भी कैपिटल था वो सब कंपनी के अंदर डाल दिया। अब मैं इन पांचों लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि क्या आपको मेरे अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट। लेकिन मैंने इनको एक ही बात बोला, आप मेरे अंदर पैसा डाल रहे हो ये सोच के पैसा डालना कि यू आर अ टेम्पररी पर्सन, मैं आपको कोई भी परमानेंट अधिकार देने वाला नहीं हूँ, आइडिया मेरा है, मेहनत मैंने किया है, आप मेरे को सिर्फ थोड़े समय के लिए पैसा दे रहे हो। सो आइडियली रूल ये बोलता है कि एक शेयर के साथ एक वोटिंग राइट होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक शेयर है तो मेरा जो वोट काउंट होगा वो एक का होगा। आप सिंपल सी बात है यार, आपके मॉम डैड के पास इलेक्शन है, इलेक्शन कार्ड होगा, तो जब भी वो लोग इलेक्शन में वोटिंग करने जाते हैं तो सिर्फ अपने हिस्से का ही राइट देते ना। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि आपके पास अगर हमारा एक शेयर है और आपने वोट किया तो आपके हिस्से के 2 वोट्स माने जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो नॉर्मल स्टार्टअप ओनर्स क्या करते हैं, खुद को डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स देके बाकी सबको नॉर्मल इक्विटी शेयर्स देते हैं। मतलब इन लोगों ने अगर वोट किया, इनका वोट 1 कंसीडर किया जाएगा, इनका वोट 1 कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अगर मैंने अकेले ने वोट किया तो मेरा वोट 1 = 2 भी हो सकता है, 1 = 20 भी हो सकता है। सो जब कभी मैं अपना कंट्रोल किसी के हवाले नहीं करना चाहता हूँ, ये पांचों के पांचों भी अगर मेरे खिलाफ में आ गए ना, तो भी मेरा अकेले का जो वोट है वो इनके कंपैरिजन में मेरा वोटिंग पावर ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन पांचों ने वोट किया 1 1 1 1, टोटल मिला के कितने वोट गए, 5। अगर मेरा रेशियो है कि एक शेयर के बदले में 20 वोटिंग राइट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक वोट करने पे मेरे को 20 राइट्स है, इनके एक एक वोट करने के बाद 5 राइट है, तो 5 ज़्यादा है कि 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, हमेशा चीज़ मेरे फेवर में रहेगी। इसका पर्पस क्या होता है कि मेरे हाथ से कंट्रोल ना चले जाए। LNT नाम सुना है आप लोगों ने, सुना है कभी? माइंडट्री का नाम सुना है? माइंडट्री, माइंडट्री बेसिकली एक कंपनी है, खास करके यंगस्टर्स की कंपनी है। यंगस्टर्स की कंपनी होने के नाते ना ये लोग, इन लोगों को पूरी छूट देके रखी थी, पूरी लिबर्टी देके रखी थी कि आपको जब चाहे तो आप तब ऑफिस में आओ। रेबेल फूड्स की भी अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, आप 12 बजे जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, 8 घंटा काम करके निकल के जाओ। आप दोपहर को 3 बजे जा रहे हो, 8 घंटा काम करो, निकल के जाओ। सो उसी तरीके से माइंडट्री जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा कैसी कंपनी थी, अपडेटेड कंपनी थी। वो अपने एम्प्लॉइज को बोलती थी कि तुमको जब आना है तब आओ। LNT एक प्रोफेशनल ऑर्थोडॉक्स टाइप की कंपनी। अगर आप में से किसी के फैमिली मेंबर ऐसे होंगे कि जैसे ही आपने थोड़े से छोटे कपड़े पहन लिए, लड़कों के लिए भी ये चीज़ें ऐसे नहीं हुआ, आप वो लोग सीधा एक पिन पॉइंट कर देते कि भाई ये क्या पहना है, तो इससे अच्छा पहनी मत। नहीं आते ऐसे कमेंट्स, मैंने खुद देखे, अपने सामने ये कमेंट्स देखे। मेरे बोलने के पीछे का पर्पस क्या है, जो LNT कंपनी है ना, वो पुराने ख्यालात की कंपनी है। वो अपने एम्प्लॉइज को क्या बोलती है, टिपिकल 9 मीन्स 9। टाटा का भी यही रूल था। टाटा में अगर मैं 9:01 पे पंच करता था ना, मेरा 2 घंटे का पूरा पगार वहाँ पे माइनस हो जाता था। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई HR ही नहीं है सारा उधर, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऑटोमेटिकली देखेंगे 9 के बाद आया क्या, यस सर 1 सेकंड लेट हो गया, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं, अरे बारिश आया, रेनकोट होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। माइंडट्री यहाँ पे क्या बोलता है, सर आप कभी भी आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, 8 घंटे देके जाओ। ये LNT को बात पसंद नहीं आती थी। LNT ने क्या किया, चुपचाप से धीरे 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 करके शेयर्स परचेज किया। एक ऐसा टाइम आया, पूरे के पूरे 51% शेयर परचेज कर दिया है। माइंडट्री बेचारी देखती रह गई कि हमारी कंपनी का कंट्रोल उसके हाथ में चला गया। LNT बोल रहा है, उड़ अभी कितना उड़ रहा है। ये आपके सिक्योरिटीज लॉ के अंदर इसको हॉस्टाइल टेकओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हॉस्टाइल टेकओवर। हॉस्टाइल टेकओवर का मतलब क्या होता है, मेरे इच्छा के बिना तुम लोगों ने मेरे को क्या कर दिया, अपना ऋणी बना लिया। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। इन इंग्लिश इट इज नोन एज हॉस्टाइल टेकओवर। समझ में आ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं? सो टोटल कितने टाइप्स के शेयर्स है, 2, एक इक्विटी, एक प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के अंदर कितना क्लासिफिकेशन है, 8। इक्विटी के अंदर कितना क्लासिफिकेशन है, 2। ये आपको सिर्फ नॉलेज पर्सपेक्टिव से है, आपके सिलेबस के अंदर ये चीज़ नहीं है। एवरीथिंग इज क्लियर? यहाँ तक कोई परेशानी है, कोई डाउट है? नहीं। चलो एक चीज़ अभी अपन बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करता हूँ मैं आपके साथ। अच्छा, सबसे पहले ना बेसिकली यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ ऑथोराइज कैपिटल की। ऑथोराइज कैपिटल का दूसरा नाम यहाँ पे है नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल का यहाँ पे दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल।
सो ये वो कैपिटल है जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए अंदर लिखा होता है। आपको याद है हम लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर 5 क्लॉजेस के बारे में पढ़ा था। कौन सी 5 क्लॉजेस थी? नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, हाँ सच सिचुएशन क्लॉज को रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज बोलते हैं। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। सो यहाँ पे जो आपका कैपिटल क्लॉज है ना, कैपिटल क्लॉज के अंदर आपका यहाँ पे कौन सा लिखा होता है? कैपिटल क्लॉज के अंदर यहाँ पे आपका नॉमिनल या ऑथोराइज्ड क्लॉज लिखा होता है। ऑथोराइज्ड का मतलब यहाँ पे होता है कि एक कंपनी मैक्सिमम अपने लाइफ में कितना कैपिटल रेज कर सकती है। अब आपके दिमाग में दोबारा से सवाल आएगा, सर मैं आज कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ, मैं कैसे बता सकती हूँ कि मैक्सिमम कैपिटल कितना रहेगा? अब यहाँ पे फेकुचंद यानी हवाबाज लोग बहुत ज्यादा बीच में आ जाते हैं। हवाबाज लोग क्या बोलते हैं पता है? अपनी कंपनी का बड़ा नाम करने के लिए डाल 5,000 करोड़ का कैपिटल आएगा। सर क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट टेंडर्स मिलने में आसानी हो जाती है। क्योंकि जब भी आप गवर्नमेंट टेंडर्स फाइल करने के लिए जाते हो ना, नॉमिनेशन रखते हो अपना कि हमको गवर्नमेंट टेंडर चाहिए, हम ब्रिज बनाएंगे, तो जब आपका कैपिटल देखा जाता है तो सरकार देखती है 5,000 करोड़ की कैपिटल, मतलब इसके बाद बहुत पैसा है, दो इसको टेंडर। यहाँ पे इन सब की हवा निकालते हुए आरओसी पता है क्या बोलता है? तुमको जितना रखना है तुम उतना कैपिटल रखो, बस हमको जो फीस पे करोगे ना वो आपके कैपिटल का परसेंटेज होगा, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कहना से ऑटोमेटिक कंपनी अपने औकात में आके बात करेगा। क्योंकि अगर आप इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो, नेम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, तो 1,000 रुपए आप नेम एप्लीकेशन के लिए दे रहे हो, बाकी इनकॉर्पोरेशन के लिए जितना फीस लगता है उसमें से वन ऑफ द कंपोनेंट ये भी है कि आपका कैपिटल कितना है। और जितना आपका कैपिटल है ना, सरकार बोलता है हमको भी तो स्टैंप ड्यूटी चाहिए। आप मेरे को बताओ, आरओसी को फीस देना है, हाँ, स्टैंप ड्यूटी देना है, हाँ, उन पैसों के ऊपर देना है जो मेरे को मालूम है मैं जिंदगी में कभी अचीव नहीं करूंगा। सो इज इट वर्थ? नो। सो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? कंपनी को एक लिमिट करते हैं। सर एग्जांपल की बात करता हूँ, मैं जेन्युइनली बात करता हूँ, मान के चलो मैंने 500 करोड़ डाल दिया, लेकिन अभी 500 करोड़ पूरा का पूरा मेरा यूटिलाइज हो गया, मेरे को आगे जाने के बाद बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो क्या मैं इसको बढ़ा नहीं सकता हूँ या इसको कम नहीं कर सकता हूँ? क्या लॉ यहाँ पे बोलता है सर हम आपको पूरी लिबर्टी देते हैं, आपको जरूरत पड़ने पे आप इसको बढ़ा भी सकते हो, जरूरत पड़ने पे आप इसको घटा भी सकते हो। सो यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी क्या कर सकती है? रेस कर सकती है बाय वे ऑफ इशूइंग शेयर्स। सर कौन से शेयर? इक्विटी और प्रेफरेंस हो, उसमें अपने को कोई लेना देना नहीं है। शेयर्स का मतलब यहाँ पे दोनों हो जाते हैं। समझ में आ रहा है कि मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूँ? रिलायंस का जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, आपको पता है हमारे भारत में आम यानी मैंगो की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है पता है आपको? मुकेश अंबानी ने कब से ये फार्मिंग चालू किया है? एनी आइडिया? कहाँ है उसका खेत आम का? जामनगर। जामनगर किधर आता है? आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, दिस इज जस्ट एन इनिशिएटिव। वो उसका है ना मोटा भाई, सॉरी, वो जो है ना पर्सन, उसने एक बार बैठे बैठे ऐसे सोचा था कि यार जमीन यहाँ पे ऐसे फालतू पड़ी हुई है, क्यों ना अपन इसके अंदर क्या करते हैं, मैंगोज का प्रोडक्शन करते हैं। और मैंगोज का प्रोडक्शन करके उस भाई ने क्या किया, सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और आज के टाइम में हमारे भारत में वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर अगर मैंगोज का कोई है तो वो मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी बोल दो या रिलायंस बोल दो, इंडिविजुअल लेवल पे ये लोग ज़्यादा करके खेलते हैं क्योंकि इसका इनकम उसके साथ क्लब करने की कोशिश नहीं करते ये लोग, क्योंकि पहले ही ये लोग हाईएस्ट टैक्स कैटेगरी के अंदर आ जाता है। मेरी बात समझना। सो यहाँ पे ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मान के चलते हैं इनकी मैंगो की कैपेसिटी कितनी है? सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इनकी मैंगोज की कैपेसिटी है कि 1000 kg का ये लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। एग्जांपल के तौर पे ये 1000 kg जो है, सो कोई अगर ऐसा कस्टमर आ जाता है जो बोलता है मेरे को 2000 मैंगो चाहिए, तो क्या मुकेश अंबानी उसको दे सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1000। तो यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी क्या कर सकती है, आपको शेयर्स बेच के आपसे पैसे इकट्ठा कर सकती है। सेकेंड टाइप अगर मैं यहाँ पे आपके साथ बात करता हूँ तो दैट इज कंसीडर्ड एज इश्यूड कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इश्यूड? इश्यूड का मतलब होता है कि कितना मैंगोस मैं आप लोगों के लिए मार्केट में बेचने के लिए लाया हूँ। एग्जाम्पल, मेरी कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्शन लाइन पे? 1000 kg मेरा प्रोडक्शन का कैपेसिटी है, लेकिन क्या 1000 किलो में एक साथ हथगड़ी पे लेके घूमूंगा क्या? ले लो आम, घूम सकता हूँ कि नहीं घूम सकता हूँ? देखा है मैंने, ले सकते कि नहीं ले सकते, क्या लगता है आपको? सो जितना मैं आपको मार्केट में बेचने के लिए लाया हूँ ना, उसको यहाँ पे बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? इश्यूड। सर इश्यूड कैपिटल मतलब क्या? द कैपिटल which company is willing to give to its shareholder। विलिंग है, देना चाहते हैं। अच्छा खरीदना है नहीं खरीदना है ये कौन बताएगा अपने को? शेयर होल्डर्स बताएंगे। सर सुनो ना मेरी बात, आपने 1000 में से मान के चलो 50 kg मार्केट में बेचने के लिए लाए हो,
और जो 50 केजी आपने मार्केट में बेचने के लिए लाए हो, ये जरूरी है कि 50 के 50 केजी लोग खरीद देंगे उसको? नहीं। सो जितना लोगों ने खरीदने का प्रॉमिस किया उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? सब्सक्राइब कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? सब्सक्राइब कैपिटल। और जितना, अभी सीधी सी बात है ना, मान के चलो मैं कोई हाथगड़ी वाला हूँ, आप मेरे पास आते हो, मेरे को बोलते हो भैया 2 किलो आम दे दो, मैंने तुरंत आपको निकाल के 2 किलो उसका आम दे दिया। जैसे ही मैंने आम दिया, डोंट यू थिंक सो आई विल आस्क फॉर द पर्पस ऑफ मनी कि 2 किलो का मेरे को पैसा दे दो? सो जो भी पैसा मैं आपसे मंगा रहा हूँ उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो कंपनी ने कॉल किया है, जिसके हिस्से का शेयर्स आपने ऑलरेडी शेयर होल्डर्स के हाथ में दे दिया है। समझ में आ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं? आपको लगता है सारा का सारा बिजनेस कैश बेसिस पे होगा? कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग होंगे कि यार देख मेरे को 5 किलो चाहिए लेकिन पैसा मेरे को 3 किलो का है, अभी तू मेरे को आम देके जा, बाकी का 2 किलो का पैसा मेरे से बाद में लेगा, जमता है तो देके जा, नहीं तो लेके जा वापस, मेरे को 1 किलो भी नहीं चाहिए अगर तू मेरे को उधार नहीं दे रहा है। तो वो आम वाला बंदा क्या सोचेगा, साला 1000 में से एक तो मैं लाया 50 किलो, 50 किलो में से भी अगर मैं वापस लेके जाऊँगा तो मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो जाएगी, मेरे सेल्स में थोड़ी सी कमती पड़ जाएगी, इससे अच्छा मैं इसको बेचता हूँ, कल परसों इससे पैसे ले लूँगा, राइट? सो जितना पैसे आपको लोग देते हैं उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? पेड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? पेड अप कैपिटल। सर सब ऊपर से जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्या है? ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनल कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का तीसरा नाम क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल। इट इज द मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी इश्यू करके पैसे इकट्ठे कर सकती है। मैक्सिमम कैपिटल में से जो हिस्सा मैं एक्चुअली में निकाल के आपको बेचने के लिए ला रहा हूँ उसको क्या बोलेंगे? इश्यूड कैपिटल। और जितना मैं निकाल के आपके पास बेचने के लिए लाया हूँ उसमें से जितना आपने खरीदने का प्रॉमिस किया है उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। और जितना आपने मेरे से खरीदने का प्रॉमिस किया है बट ऑब्वियसली मैं उसका ही आपसे पैसे मंगाऊंगा, तो जिसका भी मैं आपसे पैसे मंगा रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉल्ड अप कैपिटल। और जितना आपने एक्चुअली मेरे को पैसा दिया दिस इज कंसीडर्ड एज पेड अप कैपिटल। सर सुनो ना, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और रेज हो रहा है। मान के चलते हैं ये पूरा का पूरा अपना कैपिटल का हिस्सा है, ठीक है? इसमें से इतना पोर्शन जो है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, अपन इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? ऑथोराइज कैपिटल। अच्छा, ऑथोराइज कैपिटल में से मैंने क्या किया, इसको स्टोर करके रखा, इसको बोला अपन बाद में देखेंगे, लेकिन इतना मैं मार्केट में लेके जा रहा हूँ बेचने के लिए, तो इस वाले पोर्शन को मैं क्या नाम दूंगा? इश्यूड कैपिटल। अच्छा, ये अगर इश्यूड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सर ये इश्यूड कैपिटल है, इश्यूड कैपिटल में से जितना लोग मेरे से खरीदेंगे, मान के चलो इसमें से इतना लोगों ने खरीदा है, तो जितना लोगों ने खरीदा है उसको क्या नाम देंगे हम लोग? अच्छा सर, फिर ये बाकी का जो पोर्शन है उसको क्या नाम देंगे? अनसब्सक्राइब। सर ये सब्सक्राइब में से जितने का मैंने पैसे मंगाए हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? अच्छा, फिर ये जो बाकी का पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? अच्छा, कॉल्ड अप के बाद मान के चलो इतने ही लोगों ने मेरे को पैसा दिया है, ये मेरा हो जाएगा पेड अप कैपिटल, और जो नहीं दिया वो क्या हो जाएगा? कहने से सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर ही पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री खत्म हो रहा है। पूरी दुनिया गोल है और गोल पे ही आके अटकती है। समझ गया अपन क्या बात कर रहे हैं? यस। कितने टाइप्स ऑफ कैपिटल है मेरे को मालूम है तुम क्या सोच रहे हो। चलो फर्स्ट क्या है? हाँ नहीं अभी बाद में व्हाट इज फर्स्ट? क्या है फर्स्ट? क्या है फर्स्ट? क्या है फर्स्ट? ज्यादा मोबाइल रख दो। क्या है फर्स्ट? नॉमिनल का दूसरा नाम क्या है? उसका तीसरा नाम क्या है? अच्छा, ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल जो एक कंपनी क्या करती है? इश्यू करती है। लेकिन इसको बढ़ा सकती है क्या? यस। घटा सकती है क्या? यस। कैसे? एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट प्रोसेस? कंपनी लॉ। आज ज्यादा बात करने का ही नहीं, कंपनी लॉ में बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करके आप क्या कर सकते हो? इस अमाउंट को बढ़ाया घटा सकते हो। व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ कैपिटल? इश्यूड। व्हाट इज सेकंड टाइप ऑफ कैपिटल? इश्यूड। इश्यूड मतलब क्या? मैक्सिमम का कुछ हिस्सा निकाला और उसको मार्केट में बेचने के लिए लाया। व्हाट इज थर्ड टाइप ऑफ कैपिटल? जितना मार्केट में बेचने के लिए लाया उसमें से एक्चुअली में जितना लोगों ने खरीदने का प्रॉमिस किया, दैट इज सब्सक्राइब। अच्छा, व्हाट इज नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल? कॉल्ड अप मतलब जितना आपने बेचने का नक्की किया है उसके अगेंस्ट में उतना ही पैसा मांगूंगा ना। आपने 2 किलो का बोला तो मैं 5 किलो के पैसे तो नहीं मांग सकता हूँ। सो जितना भी आपने खरीदने का नक्की किया है उसके अगेंस्ट में आप मेरे को पैसा दे दो। व्हाट इज नेक्स्ट? जितना पैसे आपसे मांगे हैं बट ऑब्वियसली आप मेरे को उससे उतना ही पैसा दोगे या उससे कम पैसा दोगे, राइट? उससे ज्यादा दोगे तो फिर वो आप मूर्खता दिखा दोगे अपनी।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? इसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। शेयर्स कितने टाइप के हैं? 2, राइट। एक बार फटाफट रिवीजन करें, रिवीजन करके क्लोज करते हैं, फिर अपन कल ये पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, कल मेरे को 2 डॉक्ट्रिन्स पढ़ाना है, एक एक करके डॉक्ट्रिन्स पढ़ते हैं, वो 2 डॉक्ट्रिन्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो रिवाइज करोगे क्या? डॉक्ट्रिन्स मतलब प्रिंसिपल, वो डॉक्टर नहीं। हाँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 किसकी बात करता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 किसकी बात करता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 किसकी बात करता है? 271 प्राइवेट के कितने रेस्ट्रिक्शन है? 2। फर्स्ट कौन सी है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि प्रोहिबिशन है? अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है? प्रोहिबिशन ऑन व्हाट? इन्विटेशन टू पब्लिक। पब्लिक मतलब यहाँ पे क्या होता है? 200 या मोर देन 200? जब 200 का कैपेसिटी काउंट करेंगे तो इसमें एम्प्लॉइज को लेंगे? एक्स एम्प्लॉइज को लेंगे? अच्छा, फिर उसके बाद होल्डिंग कंपनी का सेक्शन क्या है? 246 पक्का? सब्सिडियरी का सेक्शन क्या है? 287। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्या है? 240। गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? अच्छा, 51% किसमें हो सकता है? इक्विटी में या प्रेफरेंस में? जिसके पास वोटिंग पावर है। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपके शेयर के पास वोटिंग पावर नहीं है ना, अच्छा, कंट्रोल का डेफिनेशन कहाँ पे लिखा है? 2 सबसेक्शन। तो कंट्रोल के अंदर 2 चीजें लिखी हुई है, वन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहे हो, सेकंड पॉलिसीज को मैनिपुलेट कर रहे हो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पोजीशन को कंट्रोल आप सिर्फ तब कर सकते हो ना जब आपके पास वोटिंग पावर है। जब आपके पास वोटिंग पावर ही नहीं है ना, ये सिर्फ आपके पास टेम्पररी कैपिटल है, एंड दिस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ कंट्रोल, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा मेरे को बताओ, फॉरेन कंपनी कौन से सेक्शन के अंदर डिसाइडेड है? सो अगर कोई फॉरेन कंपनी फॉरेन कंट्री में एस्टैब्लिश्ड है, वो इंडिया में बिजनेस कर रही है इलेक्ट्रॉनिकली, वर्चुअली, तो क्या उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे? अच्छा, एसोसिएट कंपनी कौन से सेक्शन में डिसाइडेड है? एसोसिएट कंपनी कब बनाते हैं? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में कितना होना जरूरी है? 20% ऑफ व्हाट? तो एसोसिएट कौन होगी? जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है या जिसने इन्वेस्टमेंट किया है? अच्छा, सब्सिडियरी मल्टीपल सब्सिडियरीज हो सकते हैं क्या? मल्टीपल होल्डिंग हो सकते हैं क्या? जॉइंट होल्डिंग हो सकता है कि सब्सिडियरी बनाने के लिए, लेकिन एक शर्त है कि जो होल्डिंग कंपनी है वो अपने सब्सिडियरी के जरिए क्या कर रही है, आप में अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो यहाँ पे जॉइंट होल्डिंग इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। इसके अलावा बेसिकली मेरे को ये बताओ कि अगर मैं आपके साथ सेक्शन 8 कंपनी की बात करता हूँ, तो सेक्शन 8 के अंदर कौन सा कंपनी का कैटेगरी है? चैरिटेबल कंपनी के लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर वो प्रायर अप्रूवल लेने के बाद भी कुछ प्रॉफिटेबल काम कर दिया तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस को यहाँ पे कंपनी लॉ के भाषा में क्या बोला जाता है? रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। अच्छा, ये लाइसेंस का कुछ वैलिडिटी पीरियड है क्या? वैलिडिटी पीरियड है लाइसेंस का कि 5 साल तक, 6 साल तक, उसके बाद दोबारा से रिन्यू करेंगे? कुछ वैलिडिटी पीरियड नहीं है, जब तक है तब तक चलाते सकते हैं क्या उसमें? अच्छा, एक पार्टनरशिप फर्म प्राइवेट कंपनी में बन सकता है क्या? मेंबर, एक पार्टनरशिप फर्म प्राइवेट कंपनी का मेंबर बन सकता है क्या? एक पार्टनरशिप फर्म, क्या लगता है सर? क्या लगता है मैडम, बन सकता है नहीं बन सकता? नहीं? व्हाट डू यू थिंक? नो, बन सकता है ना? पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? नहीं। तो पार्टनरशिप फर्म को क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो उसको आर्टिफिशियल पर्सन कंसीडर किया जाता है कि नहीं? तो आर्टिफिशियल पर्सन कंसीडर नहीं किया जाता है तो क्या वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है क्या खुद के नाम पे? द आंसर इज क्लियर कट नो। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्या है? एक्सेप्शन है कि पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी में क्या बन सकता है? मेंबर बन सकता है। अच्छा, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड होना जरूरी है? लिमिटेड होना जरूरी है? नहीं। चेंबर, फाउंडेशन, ये सब चीजें लिखा तो चलेगा? वही लिखेंगे ना, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी मुंह उठा के जा सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 2, मैक्सिमम इज 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर मैक्सिमम इज
1 person कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मैक्सिमम इज एज फार एज डायरेक्टर इज कंसर्न मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन 1 person कंपनीज मिनिमम इन प्राइवेट कंपनीज एंड मिनिमम इन पब्लिक कंपनीज तीनों के केस में मैक्सिमम क्या है इसको बढ़ा सकते हैं CSEET के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते और अगर बढ़ा सकते हैं तो व्हाट इज द प्रोसेस तो इसका प्रोसेस क्या है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम लोग बढ़ा सकते हैं ठीक है अच्छा रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कंसेंट डिसीजन कितने टाइप के रेजोल्यूशंस होते हैं दो नहीं छोड़ो मैथ्स वाले बच्चों को कंफ्यूज नहीं करेंगे आगे पढ़ेंगे इसको अच्छे से अच्छा मेरे को एक और सिंपल सी बात बताओ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो बंदा इन्वेस्टमेंट करके कंपनी को ओपन करता है उस बंदे को क्या बोलते हैं प्रमोटर हर कंपनी के लिए प्रमोटर होना जरूरी है क्या अच्छा प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा पार्ट ए इज फॉर व्हाट नेम रिजर्वेशन नेम कितने दिन के लिए रिजर्व कर सकते हैं बढ़ा सकते क्या उसको हाँ पैसा देके उसको बढ़ा सकते हैं राइट नाम रिजर्व होने के बाद कौन से फॉर्म भरने हैं स्पाइस दूसरा अजाइल प्रो तीसरा एमओए चौथा सो एमओए के अंदर कितने क्लॉजेस होते हैं फर्स्ट इज सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन से सेक्शन में लिखा है कौन सा सेक्शन है अच्छा प्राइवेट कंपनी में अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की तो यहाँ पे 5 क्लॉसेस है लेकिन 1 person कंपनी में 6वां क्लास भी आता है जिसको नॉमिनी क्लॉज बोलते हैं याद है सो नॉमिनी कौन हो सकता है इंडियन नेशनल की फॉरेन नेशनल भी चलेगा अच्छा मेजर या माइनर बालिश भी चलेगा अच्छा एक और चीज मेरे को बताओ कि अगर मैं किसी 1 person कंपनी को नॉमिनी को लेके आगे बढ़ता हूँ इनकॉर्पोरेट करता हूँ और वो नॉमिनी सोचता है कि मेरे को खुद का ओपीसी ओपन करना है तो क्या वो दोनों जगह पे कंसीडर रह सकता है क्या उसको क्या करना पड़ेगा या देखो कंसेंट भी लेना पड़ेगा अपॉइंट करने से पहले और निकालने से पहले वो बोल सकता है कि सर आई वांट टू गो फॉर माय वेंचर मैं आपसे यहाँ से छुट्टी मांगना चाहता हूँ ठीक है अच्छा इसके अलावा मेरे को बताओ कि कैपिटल कितने टाइप्स के होते हैं फर्स्ट इज इक्विटी सेकंड इज कहाँ पे लिखा है सेक्शन 42 या 43 43 या 44 42 या 44 पक्का क्योंकि से 42 आ रहा है आवाज क्या है सर कौन सा सेक्शन है 43 मेरे को बताओ इक्विटी शेयर के कितने टाइप्स हैं दो प्रेफरेंस के कितने टाइप्स हैं इक्विटी क्या है शेयर का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखा है सेक्शन 2 सब सेक्शन अच्छा मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है क्या हम लोग नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अच्छा इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला शेयर मतलब क्या है जिसके पास अलग वोटिंग राइट्स है वोटिंग राइट्स कैन बी हायर इट कैन बी लोअर एक से नीचे नहीं जा सकते ये अपन सबको पता होना चाहिए अच्छा इसके अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या होता है डॉक्यूमेंट इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन एमओए को और एओए को जब साथ में रेफर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं चार्टर डॉक्यूमेंट्स क्या बोलते हैं चार्टर डॉक्यूमेंट बिना इसके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं क्या अच्छा कर दिया तो क्या करोगे नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते रजिस्ट्रार रोकेगा अपने को अच्छा मान के चलो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया तुरंत बिजनेस स्टार्ट कर सकते क्या एक और फॉर्म भरना पड़ेगा कौन सा फॉर्म है वो INC 20A कौन सा फॉर्म है INC 20A फॉर्म को क्या बोला जाता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वो आने के बाद मैं मेरा बिजनेस चालू कर सकता हूँ क्या उसके बाद जाके खड्डे में मर अपने को कोई लेना देना नहीं है लेकिन अगर कंटिन्यूएशन में रखना है तो कमेंसमेंट का फॉर्म भरना पड़ेगा ठीक है अच्छा इसके अलावा मेरे को लग रहा है कुछ तो चीज अपन भूल रहे हैं अच्छा एमओए के बाहर जा सकता हूँ क्या मैं सुनना मेरे को क्या बोलना है क्या डायरेक्टर्स की गलती सुधारी जा सकती है यस डायरेक्टर्स की गलती कौन सुधारेगा शेयर होल्डर्स क्या शेयर होल्डर्स की गलती सुधारी जा सकती है इसके ऊपर सोचना कल अपन इसके ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गलती कौन सुधार सकता है शेयर होल्डर मतलब
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ब्रीच करके आप थोड़ा सा आगे गए हो, सुधार सकते हैं यस, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, लेकिन मैं मेमोरेंडम को ब्रीच करके आगे जा सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम के अंदर एक क्लॉज होता है जिसको ऑब्जेक्ट क्लॉज बोलते हैं, उससे आगे अपन नहीं जा सकते। एनी डाउट टिल हियर? कोई परेशानी है क्या यहाँ तक? केस लॉ के बारे में तो बताया ही नहीं। कौन सा केस है जो सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में डिस्कस करता है? Salmon versus Salmon and Company Limited. So is it a public limited or private limited? Salmon का धंधा क्या था? वुड मैन्युफैक्चरर एंड लेदर मर्चेंट था। बिजनेस सक्सेसफुल था कि फ्लॉप था? तो बिजनेस बेचा कि कंपनी को? तो बिजनेस कंपनी को बेचने के बाद खुद का पोजीशन क्या था कंपनी के अंदर? तो मैनेजिंग डायरेक्टर को पर्सनली लायबल कर सकते कि नहीं कर सकते? तो अगर आप कंपनी के पीछे चुपके कोई कांड कर रहे हो तो इस पर्दे को उठा सकते कि नहीं उठा सकते? इस पर्दे को क्या बोलते हैं अपन? कैन दिस कॉर्पोरेट विल बी लिफ्टेड? यस। फर्स्ट केस लॉ, फर्स्ट गिलफोर्ड वर्सेस हॉर्न में क्या बोला है कि कंपनी के कॉन्टैक्ट्स को आप पर्सनली दूसरी कंपनी के जरिए यूज नहीं कर सकते। व्हाट इज द सेकंड केस स्टडी? क्या है? आरजी फिल्म्स में मूवी किसने बनाया था? अमेरिकन कंपनी को मूवी बनाना अलाउड है कि नहीं? जैसे ईरान और इजराइल के बीच में इसको मुंह मारने की जरूरत थी? नहीं। मारा, अब फंसेगा ये, रशिया इसको छोड़ेगा नहीं। रशिया अपना सबका फेवरेट है। अरे सरकार, you don't know what Russia is. Come on. Get interested in geopolitics. जयशंकर साहब को देखो आप, हाँ, मेलोनी को भी देखो, हाँ। अरे मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। थर्ड केस स्टडी कौन सा है? कौन? क्या है? क्या है? कॉर्नरस्टोन। क्या कर रहे हैं आप तुम लोग? What is for? सर दिनशॉ पेटिट ने क्या किया था? चार कंपनी के बिहाफ पे क्या, चार कंपनी को क्या दे दिया? इन्वेस्टमेंट का एक ग्लोस दे दिया, और जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता था उसको क्या करके होल्ड रखता था? रिटेंडेड लोन। और उसके ऊपर का जो भी आता था वो क्यों बनाया था उसने? टैक्स को, लायबिलिटी को कम करने के लिए। व्हिच इज द फिफ्थ केस लॉ? हाँ आगे बोलो। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस केस स्टडी? ग्रॉस प्रॉफिट कम करना। ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो बोनस कम होगा। इन पांचों के पांचों केस में क्या पर्दा उठाया था क्या? यस। यानी अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या विजय माल्या के केस में पर्दा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? मेरे को एक सिर्फ आपसे डाउट ये है कि ये जो केस लॉ अपन पढ़ के आए ना, कॉर्पोरेट विल एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का, दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन। मेरे को आपसे ये पूछना है कि डायरेक्टर ने या शेयर होल्डर ने अगर कंपनी के पीछे रुक के कुछ कांड किया है तो आप पर्दा उठा के इनको पर्सनली लायबल कर सकते हो, लेकिन अगर कोई पर्सन सिर्फ गारंटर है, गारंटर का मतलब क्या होता है? ना ही मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा हूँ, ना ही मैं शेयर होल्डर हूँ, मैंने सिर्फ कंपनी के बिहाफ पे गारंटी दिया है कि कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो मैं पे कर दूंगा। सो क्या गारंटर के केस में कॉर्पोरेट विल का पर्दा उठ सकता है कि नहीं उठ सकता है? उसके ऊपर सोचो थोड़ा सा, अपना दिमाग लगाओ। डन? चलो तब तक हम रशिया के ऊपर फोकस करते हैं। धन्यवाद। नहीं, रशिया जाएगा, रशिया टेढ़े में जाएगा, एंड जाना भी चाहिए।